Welcome students. This one is your fourth lecture of the topic electricity. In this lecture we are going to discuss some problems. जो पहली चीज हमने ली है, वी आर गोइंग टू टेक द इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. क्योंकि एनसीईआरटी की जो इंटेक्स क्वेश्चन है, दे विल गिव यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच द बोर्ड इज गोइंग टू आस्क. उससे आपको एक आइडिया हो जाता है, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो. These index questions helps us a lot because these gives an insight that which type of questions the examiner going to form. तो पहला जो इंटेक्स क्वेश्चन आपका आता है वो बॉक्स 1 में रहेगा. बॉक्स 1 के अंदर आपका ब्लू कलर के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं. जो लेटेस्ट आपकी एनसीईआरटी बुक सेट पेज नंबर 200 पर आपको वो इंटेक्स क्वेश्चंस मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर. तो फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन इज, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? तो ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर ही चुके हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसमें क्या करना है, आपको सीधा सीधा वो डेफिनेशन लिखनी है एंड यू जस्ट मेक अ वन सिंपलेस्ट स्कीमेटिक डायग्राम इन विच देयर शुड बी अ सेल और बैटरी, अ बल्ब और एनी अप्लायंस, मे बी अ रेजिस्टेंस, अ मीटर, वोल्ट मीटर यू कैन अवॉइड. ठीक है, तो अमीटर एंड अ स्विच, सभी का नॉमेनक्लेचर करना है. जैसे इसको आपको बल्ब नाम देना है, इसको आपको अमीटर नाम देना है, इसको आपको की नाम देना है और इसको आपको सेल नाम देना है. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर ऐसा आपका बोर्ड में आता है तो आपको सेम यही फॉर्म अपनानी है. जस्ट मेक अ स्कीमेटिक डायग्राम एंड राइट डाउन द definition or whatever is asked in the question. Now we come to the second question. Define the unit of current. Define the unit of current. So we have already defined what is the unit of current. It is ampere. So अगर हमको define करना है तो what we need to define? 1 ampere. We need to define 1 ampere. Then what is 1 ampere? 1 coulomb upon 1 second means when 1 coulomb charge is passing through a particular cross sectional area in 1 second, then we say that 1 ampere current is flowing in the conductor. सिंपल सा है, तो ये आप लिख दोगे इसको. तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज बनानी है, ये लिखना है आपको. अगर आपका आंसर लिखना है आपको इस क्वेश्चन का, तो पहले इससे लिखिए और उसके बाद उसको डिफाइन कर दीजिए. इट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन आंसर इन द बोर्ड. ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन. Calculate the number of electron constituting 1 coulomb of charge. Calculating the number of electron constituting 1 coulomb of charge. 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो हमें निकालने हैं. तो आपको पता है, वी नो दैट. इसका आंसर मैं यहां पे बता देता हूं. वैसे हमने ये भी वी हैव कंप्लीटेड दिस आल्सो इन द थ्योरी. तो 1 जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ये चार्ज किस पे होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर. सो कूलम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कैरी 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. इट कम्स अराउंड 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज योर आंसर. तो 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज योर आंसर ऑफ द इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी मूव टू द सेकेंड बॉक्स, बॉक्स 2. इंटेक्स क्वेश्चंस के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है
नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ऐसी डिवाइस बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस उसको मेजर करता है। तो वो हमें पता ही है, इट इज अ मीटर। ये आपका कंडक्टर है, इसके दो एंड्स के अक्रॉस वी नीड टू measure the potential difference, then what will be the device we are going to use? It is the voltmeter. So answer is voltmeter is the device we need to use when finding the potential difference across the conductor. Okay, now question number second, इसको डिलीट ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ box 2 in text questions, what is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? क्या चीज है सेकंड क्वेश्चन? राइट डाउन आप अपना इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो बॉक्स है वो खोल के रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिक्टेट करता हूं, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। उस चीज से क्या मतलब है कि अगर हम बोलें कि ये दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस आपको बोलूं कि ये मेरा 1 वोल्ट आ रहा है, इस चीज से क्या आप अर्थ निकालते हो, क्या इसका मीनिंग है? तो मीनिंग वही है जो आपको 1 वोल्ट का डेफिनेशन देता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? 1J अपॉन 1C मीन्स व्हेन वी नीड या व्हेन वी डू 1 जूल ऑफ वर्क टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, then we say that the potential difference across 2 point is 1 volt। ये भी हम लोग थ्योरी में पढ़ी चुके हैं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम लोग थ्योरी में इसको कवर कर चुके हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका, हाउ मच एनर्जी इज गिवन हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी हमें देनी होगी ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए। अगर हमें 6 वोल्ट बैटरी में से इसको पास करवाना है, इसका मतलब क्या है? 6 वोल्ट बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6 वोल्ट। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें 1 कूलम चार्ज, हर 1 कूलम चार्ज को पास कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? सो वी हैव द फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वर्क, तो V इंटू Q। दिस वन इज 6 वोल्ट, दिस वन इज 1 कूलम, तो 6। दिस वन इज एज वी नो V इंटू C, ये आ जाएगा आपका जूल। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू होता है J अपॉन C, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू C। तो यहाँ पे देखो V इंटू C क्या हो जाएगा? जूल। सो हाउ मच वर्क वी नीड टू डू? 6 जूल। ठीक है, तो ईच पासिंग कूलम के लिए आपको 6 जूल का वर्क करना पड़ेगा अगर बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो। गॉट इट? तो इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला इंटरेस्ट क्वेश्चन का बॉक्स भी कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टू द बॉक्स नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है? तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ऐसे 4 फैक्टर्स हैं। There are 4 factors on which the resistance of the conductor depends, like first one is length, second one is cross sectional area, third one is material of conductor, and fourth one is temperature. These are the 4 factors on which the resistance of a conductor depends. अब ये डिपेंड करता है, अगर यही चीज आपके बोर्ड में आती है तो आप कैसे लिखोगे इसको? अगर वो 1 नंबर में आती है तो ओनली राइट डाउन दीज 4 फैक्टर्स, उसको कुछ एलोबोरेट नहीं करना है। अगर ये चीज आपकी 3 मार्क्स क्वेश्चंस में आती है देन सिंपल से आपको इसको एलोबोरेट करना है, और अगर ये 5 मार्क्स की आती है तो आपको उसी हिसाब से इसको डीपली आपको बताना है, प्लस आप एक साथ ही आप उसका एक एग्जाम्पल देके भी उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द marking scheme you need to manufacture your answer. Okay, now we move ahead to the question number 2. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source and wire? अगर सेम सोर्स है मीन्स
सेम बैटरी आपने लगाई हुई है, तो एक में अगर ये वाला वायर लगा हुआ है, एक सर्किट में V वोल्ट का ही करंट है, मतलब V वोल्ट ही आपकी बैटरी है, तो करंट आपका इसमें से पास होगा, मान लो I1 करंट है, और यहां पे आपका एक थिक वायर लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों, इसमें मान लो I2 बैटरी है, वो I2 करंट है, सॉरी। तो विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल दोनों का सेम है, मींस इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, उसकी भी रेजिस्टिविटी रो है। तो अब आप बताओ इन दोनों में से किस में आपका करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा? सेम मटेरियल का है। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि जो करंट है ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सीधा सीधा दिख रहा है हमें। अगर हम लोग वोल्टेज को सेम रखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को सेम रखा हुआ है, वोल्टेज को सेम रखते हैं तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R हो जाएगा। वोल्टेज आपने सेम रखा हुआ है तो ये कांस्टेंट हो गया वोल्टेज, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पे। अब बाकी चीजें ये बोल रहा है कि कांस्टेंट ही मान लो, ये तो आपका सेम मटेरियल है, लेंथ भी और टेम्परेचर भी, तो क्या चीज बची? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है या थिन वायर का? ऑब्वियसली थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये किस तरीके से कोरिलेट करता है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस आपका उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस इसका कम होगा तो करंट इसमें से ज्यादा फ्लो करेगा, मींस I2 इज ग्रेटर देन I1। तो इस वाले वायर में से, इस वाले कंडक्टर में से द करंट विल फ्लो मोर। गॉट इट? तो ये आपका इस तरीके से देना है। अब अगेन आपका उसी हिसाब से चलना है। 1 नंबर का 1 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन है या 5 मार्क क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आपको उस हिसाब से कैरी करना है। आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, तो डू नॉट वरी, आपको बस फ्रेमिंग आपका उसके हिसाब से करना है कि मार्किंग स्कीम क्या है। नाउ वी मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3। जंप आउट मत करना, एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते हुए जाना है। कहीं ऐसा मत समझ लेना कि नहीं क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और हम लोग स्किप कर जाते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट आप सिंपल भी है फिर भी आप देखिए कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। व्हाट विल बी द वे ऑफ आंसरिंग। आता सब कुछ है फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं बोर्ड में, उसका रीजन यही है बिकॉज द स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन इन एग्जाम, कि आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, चाहे वो कितना भी सिंपल दिखाई दे रहा हो, लेकिन उससे आपको एक अप्रोच पता लगेगी कि हम लोगों को किस तरीके से आंसर लिखना है। आंसर फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मींस रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? तो इसमें उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों जो आपके एंड्स हैं कंपोनेंट के, मान लो ये आपका एक कंपोनेंट है, इसका R हमने कांस्टेंट मान लिया, R में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस एंड से और इस एंड के बीच में, ये हम मेजर कर रहे हैं इसको। तो ये कैसा है आपका, इसको पहली वैल्यू से आपको हाफ कर लिया है, मतलब पहले ये आपका V था तो अब ये आपका R ही है इसमें, लेकिन ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये अब आपका V/2 हो गया है। पहले क्या था, V था, नाउ इट बिकम्स V/2, R रिमेन्स सेम। R आपका सेम ही रहेगा, सेम ही बोला गया क्वेश्चन में कि सेम ही रहना है। तो उसमें बोल रहा है कि I पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे आप V = IR था तो I = V/R हो गया यहाँ से।
इस वाले केस में मान लो इट इज द फर्स्ट वन, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ पे भी हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे V क्या है आपका V/2, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन 2R। इसको यहाँ नीचे ले आएंगे, यहाँ पे आप इसको I1 मान लो या I डैश मान लेते हैं, अपन I डैश मान लेते हैं। V अपॉन 2R, V अपॉन R क्या है आपका, V अपॉन R आपका I है, तो I इज I/2। मीन्स जो करंट होगा इसके अंदर, जो फ्लो कर रहा होगा करंट, दैट विल बिकम हाफ ऑल्सो। मीन्स अगर आप रेजिस्टेंस को सेम रखते हो, रेजिस्टेंस को आपने सेम रखा और वोल्टेज को अगर आप हाफ कर देते हो, देन द करंट ऑल्सो बिकम्स हाफ। क्लियर? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। नाउ वी मूव अहेड थ्रू फोर्थ क्वेश्चन। What are the coils of electric toasters and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? We have covered this. अगर आपसे ये पूछा गया है कि वाई जो कॉइल्स होती हैं इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स की और इलेक्ट्रिकल आयरन की, वो अलॉयज की क्यों बनाई जाती हैं रेदर देन मेटल्स के, तो हम लोग इसको कवर कर चुके हैं कि इसमें दो फैक्टर्स आपके काम करते हैं, दो फैक्टर्स आपके काम करते हैं, मेटल है और यहाँ पे अलॉयज हैं। मेटल में क्या होता है, अलॉयज में मेटल्स के रेस्पेक्ट में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी अलॉयज का मेटल से ज़्यादा होता है। तो अगर आपको क्या चीज़ करना है, टोस्ट हीटिंग टू इलेक्ट्रिकल टोस्टर है और आयरन है, दोनों का ही काम क्या है आपका, हीट प्रोड्यूस कराना। हीट प्रोड्यूस कराने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, वी नीड मोर रेजिस्टिविटी। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा कॉलिजन होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और उतना ही ज़्यादा आपका हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेटल से रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, अलॉयज की, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड रहती हैं। दूसरी बात, अगर हीट जनरेट भी हो रही है तो उसको टोलरेट भी करना चाहिए। मतलब अलॉयज में से और मेटल्स में से उस दोनों में से कौन ज़्यादा टोलरेट करेगा, उसको अलॉयज करेगा, बिकॉज अलॉयज हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द मेटल, ठीक है। मीन्स ये हायर टेम्परेचर्स पे मेल्ट नहीं होगा। alloy do not melt at higher temperatures because the melting point of the alloys are greater than the melting point of the same metal। जिस मेटल से अलॉयज बनाया गया है तो उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके कंपैरिजन में उस अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हेंस इट विल नॉट मेल्ट डाउन एट हायर टेम्परेचर्स। दैट्स वाई वी यूज alloys rather than metals in the heating element of electrical iron और electrical toaster। तो दो चीज़ होगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, that's why it generate more heat and the melting point is more, hence the alloys do not melt easily at the high temperature। और जो melting होती है उसको ऑक्सीडाइज भी कह देते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है, बर्न नहीं होते हैं। एक तीसरा चीज़ भी आ जाती है, बर्न नहीं होते हैं। तो बर्न नहीं होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि बर्न तभी होगा जब आपका रिएक्ट कर जाएगा वो एयर के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ही होता है ना C+O2, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिखोगे, ये दो फैक्टर्स को कंसीडर करना है और अपना आंसर मेकअप करना है। नाउ वी मूव टू द फिफ्थ question। What is fifth question? Use the data in table 12.2 to answer the following: which among iron and mercury is a better conductor and which material is the best conductor। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको उसमें से जिसकी रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे कम होगी, टेबल 12.2 को आपको देखना है, मगअप नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है उस टेबल को, बिकॉज आपके एग्जाम में अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपको वैल्यूज देंगे उसमें। तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं करनी है, बस जस्ट गो टू द टेबल एंड सी विच मेटल हैव द लोएस्ट रेजिस्टिविटी अमंग ऑल। तो जिसके अंदर सबसे लोएस्ट रेजिस्टिविटी होगी वो आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। लोएस्ट रेजिस्टिविटी वाला जो मेटल होगा, जो मेटल होगा, दैट विल बी द
बेस्ट कंडक्टर। ये आंसर आपको दे देना है कि सबसे लोएस्ट उस वाली टेबल में कौन है। इसके अलावा आपका विच आयरन और मरकरी, आयरन एंड मरकरी, इन दोनों में से कौन आपका बेटर कंडक्टर है? तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो आपका बेकार कंडक्टर होगा। तो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो लेस रेजिस्टिविटी वाला, लेस रेजिस्टिविटी मींस बेटर कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो इस तरीके से आपको टेबल में जाओ और ये फटाक से ये आंसर आप लिख सकते हो। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4। इसमें पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जो जो चीजें इसमें दी गई हैं उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 2-2 वोल्ट की 3 बैटरीज आपको लगानी है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल बैटरीज को लगा सकते हैं, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। तो ओवरऑल वोल्टेज आपका हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपने बना दिया। 2 वोल्ट के 3 सेल्स लगाने एंड अ 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको बाकी क्या करना है इसमें, 5 ओम का रजिस्टर लगाना है, 8 ओम का रजिस्टर लगाना है और 12 ओम का रजिस्टर लगाना है। और आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड होने चाहिए, सीरीज में। और आपको एक की लगा देनी है। अमीटर का इसमें बताया नहीं गया है। इफ यू वांट टू कंबाइन द अमीटर देन यू कैन ऑल्सो ऐड, अदरवाइज जितना आपको बताया गया है, जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आपको फॉलो करना है। तो ये हमसे पूछा गया था, तो इट इज डन, करेक्ट है। हमने तीनों सीरीज में लगा दिए और इसके साथ में प्लग की भी हमने सीरीज में लगा दी है। ये तीनों आपने सीरीज में कनेक्टेड किए हुए हैं, तीनों को एक साथ कंबाइन किया हुआ है। तो टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकंड क्वेश्चन का भी आपका इससे रिलेटेड ही पूछा गया है। रिड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट फ्लोइंग, putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor। तो अब क्या किया है इसने, हमें करंट पूछना है। इसने करंट पूछा है कि रेजिस्टर्स के अंदर से करंट कितना जाएगा। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा लो आप, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो कहीं भी आप रजिस्टर लगाओ, ये यहाँ पे अमीटर लगा लो। सीरीज में कहीं भी अगर ये कनेक्टेड होगा तो वो आपको सेम करंट दिखाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो जो करंट आपका इसमें से जाएगा वही इसमें से जाएगा, वही इसमें से, वो सारे कंपोनेंट्स में से वही करंट आपका फ्लो करेगा। हेंस यू कैन कनेक्ट द अमीटर एनीवेयर इन द सर्किट इफ सर्किट इज लाइक दिस। करेक्ट, सभी सीरीज में। दूसरा उसने बोला कि 12 ओम का जो रजिस्टर है वहां पे आपको वोल्ट मीटर लगाना है और मेजर करना है कि इसका वोल्टेज कितना है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो रीडिंग्स आपकी पूछनी है, पूछी गई। अब रीडिंग आपकी बतानी है आपको। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी और अमीटर की। तो वोल्ट मीटर में क्या रीड होता है, वोल्टेज रीड होता है, और अमीटर में क्या रीड होता है, करंट रीड होता है। तो ये वोल्टेज जो आ रहा है वो कौन सा वोल्टेज है, 12 ओम रजिस्टर का वोल्टेज हमको बताना है। पूरे का नहीं बताना है, पूरे का तो 6 ओम है, वो 6 वोल्ट है। ये 12 ओम रजिस्टर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपना काम, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो ये सारे के सारे सीरीज में है। तो आर एस कितना आ जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 आपका 5 प्लस 8 प्लस 12 दैट इज 25 ओम आ गया आपका टोटल। 20 प्लस 5 25 ओम इसका इक्विवेलेंट सर्किट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इस सर्किट का। ठीक है, नाउ करंट निकाल लेते हैं अपन। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन आर इक्वलेंट, आर एस, आर सीरीज। तो वोल्टेज आपका 6 और
तो 6/12 क्या हो जाएगा आपका करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 6/25 एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर लिखना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये ध्यान रखना हमेशा ऐसा ही यूनिट लास्ट में आपको लिख के आनी है। सिर्फ इतना छोड़ के आओगे तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो उसके लास्ट में आपको ऐसा ही यूनिट लिखनी ही लिखनी है। लेंथ निकालोगे तो मीटर लिखना है, टाइम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सेकंड लिखना है। तो ये इस तरीके से आपको चलना है। वोल्टेज कर रहे हो तो वोल्ट लिखना है, एनर्जी कर रहे हो तो जूल लिखना है, पावर कर रहे हो कैलकुलेट तो वॉट लिखना है। ठीक है, पर लिखना ज़रूर है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि हम तो पूरा करके आए थे क्वेश्चन सॉल्व, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा यूनिट आपको लिख के आनी है। तो ये हो गया। अब करंट आपको पता लग गया तो करंट से हम लोग यही करंट इसमें भी जा रहा होगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, ओम्स लॉ इस सर्किट में, तो V = IR होता है। हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें इसी के अक्रॉस में हम लोग बात करेंगे। इसमें रेजिस्टेंस है, करंट भी हमें पता है, वोल्टेज निकालना है तो ओम्स लॉ लगा देंगे हम। तीन ही चीज़ तो इससे कोरिलेट हो रही है। V = IR में V, I और R, V हमें निकालना है, I हमें पता है और R हमें पता है। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी, I कितना है 6/25। ठीक है, और R कितना है आप इसका 12। तो आपका यहाँ से 72/25 आ जाएगा क्या वोल्ट में। तो V 12 ओम का कितना आएगा 72/25 वोल्ट। आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। सिंपल से क्वेश्चन ही हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले बॉक्स पर, बॉक्स नंबर 5। बॉक्स नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कौन कौन से आपके 1 ओम है एंड 10⁶ ओम है, ये दोनों आपके पैरेलल में हैं। और B है आपका दिया हुआ 1 ओम, 10⁻³ ओम और 10⁶ ओम। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड है, सभी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये वाला भी आपके कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहो तो 1/1 + 1/10⁶। एलसीएम कितना आएगा 10⁶ ही आएगा। ये यहाँ चला जाएगा +1। इसके कंपैरिजन में ये बहुत नेग्लिजिबल है तो हम उसको मान सकते हैं 10⁶/10⁶ दैट इज 1 ओम के लगभग ही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको। 1 क्योंकि इसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आएगा थोड़ा सा इससे कम आएगा क्योंकि इसको ये आपका देखो 10⁶ आ जाएगा। अगर आप अभी भी मानना चाहो तो ये आपका ऐसा आया, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे क्योंकि आपको R निकालना है। ये तो 1/R आया तो 10⁶ ये वाला जो है इसको इधर से लिख लेते हैं। ये कितना आया आपका 1/R = 10⁶ + 1/10⁶। अब R निकालोगे तो 10⁶/10⁶ + 1। तो ये लेस देन 1 ही आएगा क्योंकि 10⁶ में हम 10⁶ से थोड़ा सा ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो लेस देन 1 आएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए करें लगभग 1 ओम के आसपास ये R आएगा। वैसे थोड़ा सा कम आएगा 0.99999999 इस तरीके से आपका वो R आएगा। लेकिन आया कैसे, कम से भी कम, क्योंकि हम लोग पढ़ ही चुके हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो लोएस्ट वाला आपका रेजिस्टेंस होता है उससे भी आपको लोअर रेजिस्टेंस मिलता है अगर आपने जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको किस में कनेक्ट किया हो, पैरेलल में कनेक्ट किया हो। ठीक है, अब ये तो हो गया इस वाला केस का। सेकंड वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में 1/R = 1/1 + 1/10⁻³ + 1/10⁶। ठीक है, एलसीएम क्या रहेगा 10⁶। इसके साथ में 10⁶ प्लस इसके साथ में 10⁻³ आएगा ना +1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 1001। मतलब अगर अपन इसको 1/R इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो इसको उल्टा करो, R = 10⁶ तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका 10⁶ प्लस ये
1001। इसको अब आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को अब आप इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको वो बताना ही पड़ेगा कि अब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं 10⁶ को 10⁶ प्लस समथिंग बिग, तो आंसर आपका क्या आएगा, अब आपका जो भी आएगा आपको इसका डिवीजन करके जो भी आंसर आएगा वो तकरीबन आपका लेस देन 1 आएगा। जो आंसर आएगा यहाँ पे, जो आंसर आया आपका, ये आंसर आपका कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। वो आप निकाल लेना कि वो आंसर क्या आता है। बाकी ये आपका मेथड है कि हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला लगा के बाद में उसको रिवर्ट किया, 10⁶ अपॉन ये चीज़ आ गई, दिस वन इज लेस देन 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने इसको इससे ज़्यादा से डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। तो इलेक्ट्रिक लैंप लिखिए पहले, इलेक्ट्रिक लैंप कितना रेजिस्टेंस है, 100 ओम, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, टोस्टर है 50 ओम का, एंड वाटर फिल्टर है आपका रेजिस्टेंस 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू। ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड हैं आपके पैरेलल में, और वोल्टेज कितने से कनेक्टेड है, ये 220 वोल्ट के आपके सोर्स से कनेक्टेड है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस। मतलब अब इसमें पूछा कि 3 कनेक्टेड थे आपके पैरेलल में, ठीक है, 3 आपके पैरेलल में कनेक्टेड थे इस वोल्टेज सोर्स के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले वो काम कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या किया जा सकता है। तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, इसका मतलब 1/R इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम 500, ये 5 टाइम्स, ये 10 टाइम्स और ये 1 टाइम, 16/500। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500/16। इसको और सॉल्व करेंगे तो 48, हाँ 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, 4 8 5 40, 65/2 दैट इज 32.5 ओम। सबका यही आ रहा है 32.5 ओम, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इन सभी का। देख लो मिनिमम से मिनिमम आ रहा है, मिनिमम आपका 50 है, उससे ये कम आ रहा है। अब ये करंट कितना ले रहा है, फिर ओम्स लॉ लगा सकते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो क्या चीज़ मिसिंग है, आई, आई मिसिंग है, तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, V 220 वोल्ट, R है आपका 32.5, तो ये जो आपका आ जाएगा ये आपका एम्पेयर आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, अब हम तीनों को हटा दे रहे हैं, सेम सोर्स से आपको कनेक्ट करना है उसको। मतलब सोर्स क्या है आपका 220 वोल्ट ही है, इलेक्ट्रिक आयरन को मेरे को कनेक्ट करना है 220 वोल्ट के साथ में। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस मेरे से पूछा गया है कि वह क्या करे, दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस, कि वो उतना करंट ले ले जितना कि ये तीनों अप्लायंसेस ले रही थी। तो ये तीनों अप्लायंस कितना करंट ले रही थी, 220/32.5, इतना ही इसको करंट मिलना चाहिए। ये जो करंट है वो इतना आई होना चाहिए। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस इतने के बराबर होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 32.5। तो अल्टीमेटली इन्होंने पूछा क्या हमसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछा है। मतलब इन तीनों को हटा के हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक आयरन को रख दें, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग लगा दें, तो उसको इतना ही करंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यही इसमें
पूछा गया है। तो आंसर आपका रेजिस्टेंस आपका 32.5 ओम हो गया। क्यों? क्योंकि 32.5 ही वो रेजिस्टेंस है जो इतना करंट ड्रॉ कर रहा है, और हमें इतना ही करंट ड्रॉ करवाना है इस आयरन से। ठीक है, ओके। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm के 3 रेजिस्टर्स हैं अपने पास। उनको हम कैसे कनेक्ट करें कि हमें 4 ohm मिल जाए रेजिस्टेंस पहले केस में, और दूसरे केस में हमें 1 ohm मिल जाए। ठीक है, तो यहां देखिए आप, ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है 1 ohm वाली। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों से मिनिमम है, तो हो सकता है इन तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वो आंसर आ जाएगा। तो पहले इसी को करके देख लेते हैं हम तीनों को। मान लो लेट कनेक्ट ऑल 3 इन पैरेलल। क्यों कर रहे हैं हम कनेक्ट सब पैरेलल में? क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पूछा गया है दैट इज लोअर देन द लोएस्ट। तो इस वजह से मान लो 1/R हमें निकालना है, मतलब R हमें निकालना है इक्विवेलेंट। तो हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? 6 LCM 3 + 2 + 1। ठीक है ना, 3 + 2 + 1 इट इज 3 to 5 + 1 6। तो ये आपका 1 ohm। तो R = 1/1 दैट इज 1 ohm। करेक्ट है फिर अपना आंसर। अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमें 1 ohm का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इट इज करेक्ट। इसमें हमें ये न तो आपका लोअर देन द लोएस्ट है, न ये हायर देन द हाईएस्ट है। तो इसमें न तो हम इसको प्योरली बोल सकते हैं कि इसको हम लोग सीरीज में लगा दें या पैरेलल में लगा दें। इसका मतलब क्या है? ये आपका कैसा रहेगा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब कुछ को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, कुछ और एक आध को आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, या किसी को आपको 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में। तो अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो 2 ohm को अगर मैं बाहर रख के 2 ohm को मैं ऐसे लगा देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से लगा के देखता हूँ मैं पहला मेथड। ये 2 ohm मैंने यहाँ रखा, ये 3 ohm और ये 6 ohm। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये सीरीज में हो गए। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 1/R = 1/3 + 1/6। 6 यहाँ से 2 + 1 दैट इज 3/6 = 1/2। तो R कितना आ जाएगा? 2 ohm आ जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास? 2 ohm। यहाँ पे 2 ohm, ये दोनों अब सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब अब R सीरीज कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 + 2 = 4 ohm। तो यही हमें चाहिए था। इसका मतलब इन दोनों को मुझे पैरेलल में लगाना पड़ेगा, और इसको मेरे को इन दोनों के साथ में सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो मेरे को 4 ohm रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने? इन तीनों को ही पैरेलल में लगाया था। तो ये तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा था कि ये लोअर देन द लोएस्ट है, हेंस वी कैन कनेक्ट इट इन द पैरेलल। जबकि ये हमें कैसे समझ में आ रहा है कि ये आपका न तो लोअर देन द लोएस्ट है, ना ये हायर देन द हाईएस्ट है। तो इसका मतलब है कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में भी हमने एक यहाँ से ट्रिक ली कि यार 2 ohm है तो 2 ohm को अलग करके देख लेते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि सीरीज में करेंगे तो 9 + 3 वैसे ही वो 6 + 3 9 हो जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको किया तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर 4th क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस बॉक्स का। What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by a combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12 और 24? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हाईएस्ट पूछा है। हाईएस्ट कब होगा? जब आपका सीरीज में आप इसको कनेक्ट करोगे। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? 4 ohm + 8 ohm + 12 ohm + 24 ohm। इन सभी का जो टोटल आएगा दैट विल बी योर हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो आप कैसे इसको कनेक्ट करोगे सीरीज में? तो वो हाईएस्ट कितना आएगा आपका? 20, 24, 48 ohm। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। और लोएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24 LCM 24 6 + 3 + 2 + 1 दैट विल बी 6, 3, 9, 2, 11, 12, 12/24। और ये आपका 1/R आता है
तो R कितना आ जाएगा 24/12 दैट इज 2 ओम। तो ये कैसा होगा आपका लोएस्ट। तो हाईएस्ट आप सीरीज में कनेक्ट करके इसको निकाल सकते हो और लोएस्ट आपको पैरेलल कनेक्ट करके आप निकाल सकते हो। इन 4 रेजिस्टेंसेस को हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे तो हाईएस्ट मिल जाएगा हमें, और पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो लोएस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कि क्या कारण है कि जो कॉर्ड होती है इलेक्ट्रिकल हीटर की वो ग्लो नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिकल हीटर की जो हीटिंग एलिमेंट है वो आपकी ग्लो कर जाती है। तो सीधा सा ही आप पढ़ चुके हो कि इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर जो कॉर्ड होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी मेटल की, वाइल जो आपकी हीटिंग एलिमेंट होता है हीटर के अंदर वो किसका बना होता है, अलॉयज़ का। तो अलॉयज़ में क्या होता है आपका जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर, हायर होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका हायर होता है। तो रेजिस्टिविटी हायर होती है, इसकी वजह से क्या होती है, हीट इसमें ज़्यादा जनरेट होती है एज कंपेयर टू आपका ये जो कॉर्ड है उसके, क्योंकि कॉर्ड किसका बना होता है, मेटल का, मेटल की रेजिस्टिविटी इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। तो जो हीटिंग एलिमेंट होगा उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगी एज कंपेयर टू द कॉर्ड। अब हीट जनरेट हो रही है, साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, तो जैसे जैसे हीट जनरेट होगी वो आपका गर्म होता जाएगा और वो आपका ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट होगी या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वो पिघलेगा नहीं, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो ये दोनों इसमें नहीं होते हैं मेटल वायर में, ना तो इसमें हीट उतनी जनरेट होगी। अगर हीट जनरेट हो भी जाती है कंटिन्यूसली यूज से तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा जब आपकी हीट एनर्जी रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। हेंस इट विल नॉट ग्लो वाइल इट विल ग्लो। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलॉम। कितना है, 96,000 कूलॉम। 96,500 कूलॉम किसका था, फेराडे। वन फेराडे इज इक्वल टू 96,500। ये आपका 1 फेराडे नहीं है, इट इज लेस देन 1 फेराडे। 96,000 कूलॉम आपका चार्ज दिया हुआ है इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, और टाइम कितना दिया है, 1 आवर। तो इसने पूछा है कितनी हीट जनरेट होगी। ठीक है, 96,000 कूलॉम चार्ज को 50 वोल्ट अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके थ्रू अगर हम मूव करवाएं तो हमारी हीट कितनी जनरेट होगी। तो इसका मतलब क्या है, जितना हमारा वर्क होगा उतनी ही मेरे को हीट मिलेगी। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। तो हमें W निकालना है तो V इंटू Q हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका 50 और Q है आपका 96,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका जूल में, आप लोग निकाल सकते हो इसको। 30 3 9 45 और 3 45 इतना आपका, या 1 2 3 4 5 6 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। यही वर्क डन किस में आपको मिलेगा, हीट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास है। हीट का क्या होता है आपका, हीट का फॉर्मूला वर्क के बराबर है, उतना ही तो वर्क करेगा वो, जितना उसकी हीट जनरेट होगी, जितना वर्क होगा उतनी हीट जाएगी। तो V इक्वल टू W/Q। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, T इक्वल टू 1 आवर, इसका इसमें कुछ नहीं है। हाँ, पावर पूछता, इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द पावर देन इट विल बी यूज्ड आपका, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ये आपका यूज नहीं हो रहा है। सीधा सीधा आपके पास Q है और आपके पास वोल्ट है, तो इस फॉर्मूले से आप सीधा सीधा वर्क निकाल सकते हो। करेक्ट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये आवर का क्या होगा, आवर का क्या करना है, क्योंकि हीट जनरेटेड पूछी है इसने, पावर नहीं पूछी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रिकल आयरन का 20 ओम, करंट कितना ले रही है 5 एम्पियर। तो हीट डेवलप्ड
इन 30 सेकेंड। अब हीट पूछिए आपसे कितने में, 30 सेकेंड में आपकी कितनी हीट डेवलप होगी। तो अब आपको पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास R है, I है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, करेक्ट। तो I कितना है, 5 का स्क्वायर। आपके पास R दिया है, I दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें I हो, R हो और T हो। सॉरी यहाँ पे T है, ये हीट पूछी है तुमसे, हीट पूछी गई है। R कितना है 20 और टाइम कितना है 30, तो 25 इंटू 20 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 30, ये 500, 25 टू ज़ा 50, 500 इंटू 30, 15,000 जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है। आई स्क्वायर आर टी आपने, ये क्या होता है स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर आपको वोल्टेज दिया होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अगर आपको वोल्टेज और करंट और टाइम दिया होता तो वी आई टी। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन यू कैन कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर। तो इस तरीके से आपका ये बॉक्स भी कंप्लीट होता है। और लास्ट आई थिंक बॉक्स नंबर 7, बॉक्स नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, बॉक्स नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिटरमाइन द रेट ऑफ विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय करंट, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय करंट। करंट जो एनर्जी को डिलीवर करता है उसकी रेट क्या डिटरमाइन करती है। रेट का मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो किसकी पूछी है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये क्या चीज डिनोट करती है आपकी, पावर ऑफ द डिवाइस। पावर ऑफ कोई भी अप्लायंस है या कोई भी डिवाइस है उसकी पावर आपको ये डिनोट करती है। करंट जितनी एनर्जी को यूज कर रहा है या जिस रेट से एनर्जी डिलीवर हो रही है करंट के थ्रू, वो क्या चीज बताती है, दैट टेल्स अस अबाउट पावर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है आपका, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। तो करंट कितना है 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो आपको क्या चीज़ निकालनी है, पावर निकालनी है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, और एनर्जी कंज्यूम आपको 2 आवर में बतानी है। ठीक है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो पावर के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, हमें पता ही है, 5 इंटू 220 दैट इज 1100 वॉट हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई। V आपके पास है 220, आई तुम्हारे पास है 5, तो ये 1100। पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आपकी क्या होगी, हीट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, V इंटू आई इंटू टी। तो V ये तब दिया हुआ है, या पावर इंटू सीधा सीधा कर सकते हो आप, हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, क्योंकि P इज इक्वल टू एच अपॉन टी होता है, तो P इंटू टी हो जाएगा, तो 1100। और टाइम कितना होगा, यहाँ पे आपका आवर में, आवर इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको सेकेंड्स में। तो 2 इंटू 60 इंटू 60, इसको देखो 2200 इंटू 3600, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 36, और यहाँ पे 4 आपका ये आ जाएगा 22, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर किस में आएगा, जूल में। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश होते हैं। एक एक इंटेक्स क्वेश्चन इसलिए जरूरी है बिकॉज इट गिव्स यू द आइडिया हाउ द बोर्ड इज गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। सो गो थ्रू द इंटेक्स क्वेश्चंस अगेन, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, और उसके बाद हम लोग जब ये आपका पूरा आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। मीन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। टिल देन कीप रिवाइजिंग।